हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो आई होप इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से पूरा जो चैप्टर था जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा वो आपका क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर के अंदर अंटार्कटिका की जो जर्नी है उसको शो किया गया है कि किस प्रकार से वहां पे इमेंसिटी है वो फैली हुई है, कैसे वहां पे एकदम से आइस शीट है वो बनी हुई है पूरे उस अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे, और कितना शानदार वहां पे दृश्य होता है, कितनी ठंड वहां पे है, कोई भी पेड़ पौधे का चिन्ह नहीं, किसी जीव जंतु का, किसी बिल्डिंग बिलबोर्ड कुछ भी नहीं था वहां पे। जब तिशानी दोषी जो इस चैप्टर की राइटर है जब वो वहां पे पहुंची, और वो कहाँ से बिलोंग करती थी, साउथ इंडिया से बिलोंग करती थी, तो वो खुद बोलती है कि ऐसी ठंड में मुझ जैसे मतलब सन वर्शिपर जो है उसका रहना इम्पॉसिबल सा लग रहा था। चिलिंग एक जो चिलिंग टाइप का जो फीलिंग्स है उसके अंदर आ रही थी। तो इस टाइप से इसमें अंटार्कटिका के बारे में बताया गया था कि अंटार्कटिका है वो उस वहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या पार करना पड़ा, जिससे रिलेटेड मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था। तो आज हम पढ़ते हैं इस पार्ट 2 के अंदर ह्यूमन इम्पैक्ट। ह्यूमन इम्पैक्ट मीन्स जो मानवीय जो प्रभाव होता है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ह्यूमन इम्पैक्ट मीन्स मानव प्रभाव। तो मानव प्रभाव है वो इसका अंटार्कटिका से रिलेटेड क्या है, स्टार्ट करते हैं हम अपन। जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर ए पोल्ट्री 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock। कि ह्यूमन सिविलाइजेशन मतलब जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जो मानवीय जो सभ्यता है, हैव बीन अराउंड फॉर ए पोल्ट्री 12,000 years, कि ये जो मानव सभ्यता है वो लगभग क्या 12,000 वर्षों के आसपास हुई है। मतलब जो मानवीय सभ्यता जो अब पनप रही है, जो अब अर्थ पे है, वो लगभग 12,000 साल के लगभग ही यहाँ पे उत्पन्न हुई है। बेरली फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, जो कि क्या है, बेरली मुश्किल से कुछ सेकेंड के बराबर है, ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, कि इस जियोलॉजिकल क्लॉक पे मतलब इस भूवैज्ञानिक घड़ी के ऊपर ये जो 12,000 का जो वर्ष बताया है वो मुश्किल से कुछ सेकेंड के बराबर है। इन दैट शॉर्ट टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट यूनाइट क्वाइट ए रक्कस एचिंग और डोमिनेंस और नेचर विद और विलेजेज, टाउन, सिटीज, मेगा सिटीज। तो देखो 12,000 के वर्ष के इर्द गिर्द तो मानव सभ्यता आई है, क्योंकि पहले तो मानव यहाँ पे थे ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी को बोला जाता है कि पहले एकदम आग का गोला थी, गर्म जलवायु थी। तो इस 12,000 के लगभग जो ह्यूमन सिविलाइजेशन जो आई है, तो इस शॉर्ट टाइम में मतलब इस छोटे से समय में वी हैव मैनेज, हमने मतलब मैनेज कर लिया है, हमने एक तरीके से स्थापित कर दिया है क्या चीज, क्वाइट ए रक्कस एचिंग और डोमिनेंस, कि एकदम से जो रक्कस मतलब एकदम से जो मतलब अपनी जो एक जो मतलब अपन जो एक खराब स्थिति जो उत्पन्न करते हैं तो उसको बोलते हैं एचिंग, मतलब किसी चीज का निर्धारण करना। तो एक जो उथल पुथल सी होती है, रक्कस मतलब एक जो प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है, जो उथल पुथल होती है, तो उसको बोलते हैं रक्कस। एचिंग मतलब जो निर्धारण करना कोई चीज, और निर्धारण क्या किया है, अपना जो डोमिनेंस है, मतलब अपना जो प्रभाव है, अपनी जो एक तरीके से प्रभु सत्ता है, किसके ऊपर, और नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, विद और विलेजेस, टाउन, सिटीज और मेगा सिटीज। तो इसमें बताया है कि इस छोटे से टाइम पीरियड में, इस छोटे से समय में हमने हमारे जो गांव हैं, कस्बे हैं, शहर है, और जो मेगा सिटीज मतलब जो महानगर है, तो यहाँ पे नेचर के ऊपर अपनी प्रभु सत्ता को हमने निर्धारित कर दिया है। अपनी जो एक तरीके से जो अपना जो दबाव है वो प्रकृति के ऊपर हमने एकदम उथल पुथल करते हुए उस पर अपना प्रभाव छोड़ दिया है इस छोटे से समय में। कहाँ कहाँ छोड़ दिया, गांव, कस्बे, शहर और जो महानगर है वहां की प्रकृति के ऊपर उथल पुथल मचाते हुए, मतलब जो पेड़ पौधों की जो हम कटाई करते हैं, पहाड़ों को, चट्टानों को काटा जा रहा है, मतलब जो गलत काम हम कर रहे हैं उथल पुथल मचाते हुए अपनी जो डोमिनेंस है, अपनी जो प्रभुसत्ता है वो हमने नेचर पे, प्रकृति पे डाल दी है। The rapid increase of human population has left us battling with other species for limited resources, and the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature। कि द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, कि ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है, मतलब मानव की जो जनसंख्या है, उसमें रैपिड इंक्रीज
मतलब तेजी से जो जनसंख्या में जो बढ़ोतरी हो रही है, तो मानवीय जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हैज लेफ्ट अस बैटलिंग, उसने हमें बैटलिंग मतलब लड़ाई करते हुए, झगड़ते हुए छोड़ दिया है, लड़ने के लिए छोड़ दिया है विद अदर स्पेसीज, दूसरी प्रजातियों के साथ, फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, की जो लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं, मतलब जो सीमित संसाधन हैं। तो देखो मानवीय जनसंख्याओं की तेजी से बढ़ोतरी ने हमें दूसरी प्रजातियों के साथ सीमित संसाधनों के लिए लड़ते हुए छोड़ दिया है। मतलब जब जनसंख्या बढ़ रही है तो जो रिसोर्सेज हैं वो एकदम सीमित हो गए हैं, क्योंकि उपभोग करने वाले ज्यादा हो गए हैं, तो दूसरी प्रजातियों के साथ हमें लड़ने के लिए छोड़ दिया। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, और जो फॉसिल फ्यूल है मतलब जो जीवाश्म के जो ईंधन है उनके अनमिटिगेटेड होता है, कभी भी कम नहीं होने वाला। बर्निंग मतलब जो जलाते हैं किसी चीज को, तो जो ईंधन का जो दहन हो रहा है, जो ईंधन को हम जला रहे हैं, तो जीवाश्म ईंधन के कभी भी कम नहीं होने वाला जो दहन है, हैज नाउ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट, उसने एक ब्लैंकेट, एक आवरण बना दिया है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का अराउंड द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड के, इस विश्व के चारों ओर। तो देखो जीवाश्म ईंधन के कभी भी कम नहीं होने वाले उस दहन ने अब विश्व के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड का एक ब्लैंकेट, एक आवरण है वो बना दिया है। क्योंकि ये जो फॉसिल फ्यूल जो ईंधन वगैरह निकलते हैं, तो देखो जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे संसाधन भी बढ़ रहे हैं, जैसे मोटर बाइक है, कार है, या फिर और भी बहुत सी चीजें जो ईंधन से काम में ली जाती है, तो ये कभी भी कम नहीं हो रही, इनका जो बर्निंग है वो कंटिन्यू ज्यादा ही हो रहा है। तो इस वजह से विश्व के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड का एक ब्लैंकेट, एक आवरण है वो इसके ऊपर क्रिएट कर दिया गया है। विच इज स्लोली, जो कि स्लोली मतलब धीरे धीरे बट श्योरली, लेकिन निश्चित रूप से जो औसत जो ग्लोबल टेम्परेचर है, मतलब औसत जो विश्व का जो तापमान है उसको इंक्रीज कर रहा है, उसमें बढ़ोतरी कर रहा है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो आवरण लगा दिया गया है, बना दिया गया है, ये ग्लोबल टेम्परेचर में एवरेज जो अपना ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें ये बढ़ोतरी कर रहा है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ अ टाइम, कि जो क्लाइमेट चेंज है मतलब जो जलवायु परिवर्तन है, इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड, कि ये सबसे अधिक, सबसे ज्यादा वादग्रस्त है, विवादग्रस्त है। एनवायरमेंटल डिबेट मतलब जो पर्यावरणीय जो डिबेट होती है, वाद विवाद जो होता है, और टाइम की हमारे समय का। तो देखो हमारे समय में जो पर्यावरणीय जो वाद विवाद है वो हमारे समय में पर्यावरणीय वाद विवाद के बारे में सबसे ज्यादा विवादग्रस्त मामला है क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु परिवर्तन है, वो सबसे विवादग्रस्त रहा है, सबसे ज्यादा मतलब प्रभाव डालने वाला, सबसे ज्यादा जिसपे विवाद होते हैं। तो एक ऐसा विवादग्रस्त मुद्दा है वो रहा है पर्यावरण पे डिबेट करना, पर्यावरण पे वाद विवाद करना। विल द वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट मेल्ट एंटायरली, तो देखो क्वेश्चन पूछा गया है तोशानी दोषी के द्वारा कि विल द वेस्ट अंटार्कटिका, कि क्या जो वेस्ट अंटार्कटिका की जो आइस शीट है, मतलब पश्चिमी जो अंटार्कटिका की जो बर्फ की परत है, जो शीट है, क्या वो एंटायरली पूर्ण रूप से पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड, कि क्या जो गल्फ स्ट्रीम जो धारा है, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा कही जाती है, तो बताया है कि जो गल्फ स्ट्रीम है, मतलब गल्फ स्ट्रीम के जो ओशन करंट मतलब जो महासागरीय जो जल धारा है, क्या वो डिस्टरप्टेड हो जाएगी, क्या वो विचलित हो जाएगी, अपना मार्ग भटक जाएगी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, कि विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि क्या वर्ल्ड का, क्या संसार का अंत हो जाएगा, एज वी नो इट, जैसा कि हम जानते हैं। मतलब अगर ये सारी चीजें होती रहेगी तो वर्ल्ड का अंत हो जाएगा। मे बी नोट, कि मे बी हो सकता है, मे बी नोट नहीं भी हो सकता है। आइदर वे अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, कि आइदर वे किसी भी तरीके से जो अंटार्कटिका है वो डिबेट करने का, मतलब इस पे वाद विवाद करने का, इस पे बात करने का एक क्रूशियल एलिमेंट है, एक इम्पोर्टेंट तत्व है, एक महत्वपूर्ण विषय है। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रेस्पेक्ट, कि नॉट जस्ट बिकॉज, कि न केवल इसलिए कि इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, कि ये संसार में एकमात्र स्थान है, विच हैज नेवर सस्टेन्ड, जिसपे कभी भी सस्टेन मतलब पोषित नहीं हुई है, ए ह्यूमन पॉपुलेशन, कि जिसपे कभी भी एक मानवीय जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, जो कभी भी इस पे सस्टेन नहीं हुई, जो इस पे कभी भी पोषित नहीं हुई, मतलब इस पे कभी मानवीय जनसंख्या रही नहीं। तो एकमात्र ये विश्व का ऐसा स्थान है, इसलिए ये कोई क्रूशियल एलिमेंट नहीं है डिबेट का। एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली,
और इसलिए ये रिलेटिवली मतलब संबंधित रूप से अन्य जो कंट्रीज है उनसे संबंधित रूप से ये प्रेस्टाइन मतलब एकदम पवित्र रही हो। तो इस वजह से ये कोई क्रूशियल एलिमेंट नहीं है डिबेट करने का, लेकिन किस लिए है, बट मोर इम्पोर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस। किस लिए है, बट मोर इम्पोर्टेंटली, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण रूप से सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्या है, बिकॉज क्योंकि इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर, कि इसका जो आइस कोर है मतलब इसकी जो बर्फ की जो परत है 500,000 ईयर ओल्ड, कि 500,000 से भी पहले का, 500,000 का मतलब 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो 5 लाख साल पुराने, तो 5 लाख साल पुराने क्या है, कार्बन रिकॉर्ड, इसमें जो कार्बन के रिकॉर्ड है, कार्बन का लेखा जोखा है, ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस, इसकी बर्फ की परतों में। तो देखो क्या बताया है कि बट मोर इम्पोर्टेंटली, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इससे भी अधिक जो महत्वपूर्ण है, बिकॉज इट होल्ड्स, क्योंकि इसके अंदर इसकी बर्फ जो आइस कोर्स है मतलब इसकी जो बर्फ की जो गहराइयां हैं उसमें 5 लाख साल पुराने कार्बन के जो रिकॉर्ड है, लेखा जोखा है, वो इसकी बर्फ की परतों में समेटे हुए हैं, दबे हुए हैं इस अंटार्कटिका की आइस शीट के नीचे। इसलिए इस पे जो डिबेट करना है वो एक क्रूशियल एलिमेंट है डिबेट के लिए, अंटार्कटिका। इफ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। कि यदि हम इसकी स्टडी, यदि हम पृथ्वी के भूतकाल की, प्रेजेंट टाइम की या फिर फ्यूचर की, भविष्य की अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, अगर इसका एग्जामिन करना चाहते हैं, परीक्षण करना चाहते हैं, तो अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। तो अंटार्कटिका ही वो स्थान है जहाँ पे टू गो जाया जाए, मतलब जहाँ पे हम जाकर के ये परीक्षण कर सके, स्टडी कर सके, इसके लिए अंटार्कटिका है वो बेटर प्लेस है। स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम, तो ये देखो प्रोग्राम बताया स्टूडेंट ऑन आइस, ये देखो कैपिटल में दिखाया गया है, स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम आई वाज वर्किंग विद ऑन आइस सोकल्स्की है ये, एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग, ये इंस्पायरिंग है, एम्पायरिंग नहीं है, इंस्पायरिंग कर लेना आप इसको, इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज विच विल हैव देम फोस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर अवर प्लेनेट। कि स्टूडेंट्स ऑन आइस, कि स्टूडेंट ऑन आइस मतलब आइस पे विद्यार्थी, हिम पर विद्यार्थी, ये जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम के अंतर्गत आई वॉज वर्किंग, मैं कार्य कर रही थी विद ऑन आइल सोकल्स्की, कि मैं सोकल्स्की पे मतलब थी, जो सोकल्स्की जो शिप आया था आइल सोकल्स्की स्टार्टिंग में आया था, तो उसके ऊपर मैं काम कर रही थी, मतलब मैं उस सोकल्स्की के ऊपर थी। ये जो हिम का विद्यार्थी जब ये प्रोग्राम था उस प्रोग्राम के अंतर्गत मैं आइल सोकल्स्की पे थी। एम टू डू, जिसका लक्ष्य क्या था, एम टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि इसका लक्ष्य था कि इस वर्ल्ड के अंत तक, मतलब इस संसार के अंतिम, इस पृथ्वी के अंतिम छोर तक हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ले जाया जाए, वहां पे ले जाया जाए, ये इसका लक्ष्य था। ये स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम था इसका लक्ष्य क्या था कि इस पृथ्वी के, इस वर्ल्ड के अंतिम छोर तक हाई स्कूल के विद्यार्थियों को लेके जाया जाए, इन प्रोवाइडिंग नेम, और उनको प्रोवाइड करवाया जाए, प्रदान करवाया जाए विद एन इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, और उनको एकदम प्रेरणा प्रदान करने वाली जो शैक्षणिक जो अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर है, वो उनको प्रोवाइड करवाया जाए, वो उनको उपलब्ध करवाया जाए, ये भी लक्ष्य था। विच विल हेल्प देम फोस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग, जो उनके अंदर एक नई अंडरस्टैंडिंग, एक नई समझ, रेस्पेक्ट मतलब एक नया सम्मान फॉर आवर प्लेनेट की, जो हमारे प्लेनेट के लिए, मतलब ये जो अपॉर्चुनिटी है प्रेरणा प्रदान करने वाली, जो शैक्षणिक अपॉर्चुनिटी उनको प्रदान करवाई जाए, और उनको हाई स्कूल के जो स्टूडेंट है उनको इस वर्ल्ड के एंड तक लेके जाया जाए, जो कि उनके अंदर हमारे प्लेनेट के लिए, हमारा जो ग्रह है पृथ्वी ग्रह, उसको समझने के लिए और उसके प्रति सम्मान के लिए एक नई जो नई प्रेरणा है वो उत्पन्न करेंगे। विच विल हेल्प देम फोस्टर, कि वो उनको हेल्प करेंगे एक नई समझ उत्पन्न करने में और रेस्पेक्ट उत्पन्न करने के लिए, हमारे प्लेनेट के लिए समझ और सम्मान उत्पन्न करने के लिए वो उनकी हेल्प करेंगे। ये जो अपॉर्चुनिटी जो थी, या ये जो स्टूडेंट ऑन आइस का जो प्रोग्राम था, तो इट हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, headed by Canadian Geoff Green, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. कि it has been in operation, मतलब ये अभी भी कार्यरत है, ये जो कार्यक्रम है for 6 years now, कि 6 वर्ष के लिए अभी ये जो कार्यक्रम है वो 6 वर्ष के लिए headed मतलब लेके headed मतलब चलाया जा रहा है, किसके द्वारा, कैनेडियन जियोफ ग्रीन,
कि अभी ये जो कार्यक्रम है वो 6 वर्ष के लिए कनाडा के जो जियोफ ग्रीन है उनके अध्यक्षता के अंदर हीडेड बाय, मतलब उनकी अध्यक्षता, क्योंकि हेड इसके यही है, तो हेडेड मतलब जो अध्यक्षता हो इन कनाडियन जियोफ ग्रीन की अध्यक्षता में अभी ये जो कार्यक्रम है वो 6 साल के लिए चलाया जा रहा है। हु गॉट टायर्ड, जो कि थक गए हैं एकदम। कैसे थक गए हैं? ऑफ कार्टिंग, लाने ले जाने में सेलिब्रिटीज, जो सेलिब्रिटी है मतलब जो विशिष्ट व्यक्ति है, जो रिटायर्ड मतलब जो एकदम सेवा मुक्त जो व्यक्ति है, धनवान जिज्ञासु जो व्यक्ति है, तो उनको लाने ले जाने में, उनको कार्टिंग करने में वो थक गए हैं। जो कनाडियन जियोफ ग्रीन है वो थक गए हैं। हु कुड ओनली गिव बैक इन ए लिमिटेड वे, कि जो मतलब कुछ लिमिटेड वे में, मतलब कुछ सीमित तरीके से इस पृथ्वी को कुछ वापस दे सकते हैं, क्योंकि वो खुद भी एज्ड हैं, ये जो कनाडियन जियोफ ग्रीन है, और वो इन वृद्ध व्यक्तियों को जो रिटायर्ड हैं उनको वो वहां पे लाते ले जाते हैं, तो इससे वो खुद भी थक गए हैं। और अगर इनको लेके जाएंगे तो ये कुछ लिमिटेड चीज है वो ही पृथ्वी को वापस दे सकते हैं, क्योंकि ये खुद एज्ड है। तो ये जो था स्टूडेंट ऑन आइस, देखो क्या कर रहा है, विद स्टूडेंट्स ऑन आइस ही ऑफर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act। कि वे स्टूडेंट्स ऑन आइस, कि ये जो स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम है ये ऑफर करता है, ही ऑफर द फ्यूचर जनरेशन, की ये जो फ्यूचर जनरेशन है, जो भावी पीढ़ी है, उनको ये प्रदान करता है पॉलिसी मेकर मतलब नीति निर्धारण करने वाली, ए लाइफ चेंजिंग, जीवन को चेंज करने वाली जो एक्सपीरियंस है एट एन एज, इस आयु में। तो देखो जो स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम है वो पॉलिसी मेकर्स की जो फ्यूचर जनरेशन है, मतलब नीति निर्धारण करने वालों की जो भावी पीढ़ी है, उनको इस आयु के अंदर एक जीवन को चेंज करने वाला जो एक्सपीरियंस है वो ऑफर करता है, वो अनुभव प्रदान करता है स्टूडेंट ऑन आइस, क्योंकि इसके अंदर जो यंग पर्सन है उनको लेके जाया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स के बारे में बताया, तो स्टूडेंट्स है वो भावी पीढ़ी है, तो उनको एक जीवन को चेंज करने वाला एक्सपीरियंस है वो उनको प्रदान किया जाता है इस तरीके की जर्नी करवा के। वेन दे आर रेडी, जब वो तैयार होते हैं अब्जॉर्व करने के लिए, मतलब अब कोई भी चीज है वो सीखने के लिए, आत्मसात करने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण एक्ट मतलब उस कार्य को करने के लिए, एक्ट करने के लिए वो तैयार होते हैं, तत्पर रहते हैं, तो उस टाइम जो ऐसी चीज है वो उनको प्रदान की जाती है। The reason the program has been so successful is because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it। कि the reason the program has been so successful, कि ये कार्यक्रम है वो इस कार्यक्रम के इतने सक्सेसफुल है, जो सफल रहने का कारण है कि because it is impossible to go anywhere near the South Pole, कि साउथ पोल के पास में जाना, दक्षिणी जो ध्रुव है उसके पास कहीं पे भी जाना है वो इम्पॉसिबल है। तो इस प्रोग्राम का, ये जो स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के इतने सक्सेसफुल रहने का कारण है कि साउथ पोल में, दक्षिणी ध्रुव के पास कहीं पर भी जाना और इससे अफेक्टेड मतलब इससे प्रभावित हुए बिना रहना, वो क्या है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। इट्स इजी टू बी ब्लेज अबाउट polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of respective latitude and longitude, but when you can visibly see glacier retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real। तो कितनी अच्छी बात बताइए इसमें कि इट्स इजी, कि ये इजी होता है, ये आसान होता है कि हम अपने जो लेटीट्यूड है, जो लॉन्गिट्यूड है, मतलब जो हमारे अक्षांश और देशांतर की जो रेखाएं हैं वहां पे, मतलब हमसे संबंधित जो हमारे अक्षांश देशांतर की जो रेखाएं हैं वहां के कंफर्ट जोन में बैठ करके, मतलब एकदम आराम प्रदान करने वाले अपने जो घर हैं उस और आराम प्रदान करने वाले उस कंफर्ट जोन में बैठ करके जो आइस कैप्स है, जो पोलर आइस कैप्स है, मतलब जो ध्रुवीय जो बर्फ की जो परतें हैं, जो बर्फ के जो शिखर हैं, उनको पिघलते हुए देखना वो क्या होता है, एकदम इजी होता है। तो अपने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अंदर कंफर्ट जोन में बैठ करके ध्रुवीय बर्फ के शिखरों को पिघलते हुए देखना है वो इजी होता है, आसान होता है एकदम। बट वेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर रिट्रीटिंग, कि जब आप विजिबली मतलब एकदम स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, जब आप जो ग्लेशियर होते हैं, जो मतलब बर्फ के जो बहुत बड़े बड़े जो परतें होती है, जो हिमनद होती है, जब उनको आप रिट्रीटिंग मतलब पिघलते हुए देखते हो, और जब आइस शेल को मतलब बर्फ की जो शेल मतलब जो बर्फ की जो परतें होती हैं, मोटी मोटी जो हिमखंड जो होते हैं, बर्फ के जो खंड होते हैं, टुकड़े होते हैं, जब आप उनको कोलैप्सिंग मतलब जब बहते हुए, गिरते हुए जब आप देखते हो, ग्लेशियर को पिघलते हुए, आइस शेल को ऐसे नीचे एकदम से जैसे गिरते हैं ना धड़ाम से, बीच में से जो आइस है वो कट जाती है, तो ऊपर का पूरा जो सेल्फ है वो नीचे आ जाता है,
तो वैसे जब आप बर्फ को गिरते हुए आप प्रत्यक्ष रूप से देखते हो तो यू बिगन टू रियलाइज, आप महसूस करना शुरू कर देते हो कि द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल, कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है, जो विश्व का जो बढ़ते हुए तापमान का जो खतरा है वो वेरी रियल, मतलब वो एकदम वास्तविक है। ये खतरा कोई गलत बात नहीं है। हम तो जैसे लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड मतलब अपने घर में बैठ करके अगर हम टीवी पे ये चीज देखें तो ये इजी होता है, लेकिन अगर हम प्रत्यक्ष रूप से वहां पे जाके इन चीज को देखें तब हमें पता चलेगा कि कितना ये खतरनाक चीज है, कितना बड़ा खतरा है वो अर्थ पे आ रहा है। Antarctica, because of a simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussion. कि अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका है वो बिकॉज ऑफ अ सिंपल इकोसिस्टम, कि अपने सिंपल इकोसिस्टम के कारण, अपने एकदम सरल पारिस्थिति के कारण और अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है मतलब जो जैव विविधता है उसके अभाव की वजह से अंटार्कटिका है वो इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी। ये अध्ययन करने के लिए एकदम परफेक्ट प्लेस है, एकदम सही उपयुक्त स्थान है, क्योंकि वहां पे जैव विविधता की कमी है, क्योंकि जीव वहां पे मिलते ही नहीं है, न पेड़ पौधे हैं, न वनस्पतियां हैं, न जीव जंतु हैं। तो अपने उस सिंपल पारिस्थितिकी और जैव विविधता के अभाव के कारण अंटार्कटिका है वो अध्ययन करने के लिए सबसे परफेक्ट स्थान है। हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरमेंट कैन हैव बिग रिपरकशन, कि किस प्रकार से जो छोटे चेंजेस है, जो छोटे जो परिवर्तन है वो कितनी बड़ी जो रिपरकशन मतलब जो कितनी बड़ी प्रतिक्रियाएं हैं वो कर सकता है। इस चीज का अध्ययन किया जाना है, वो अध्ययन करने के लिए एकदम परफेक्ट प्लेस है। टेक द माइक्रोस्कोपिंग फाइटोप्लैंक्टन, दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन। तो देखो, टेक द माइक्रोस्कोपिंग फाइटोप्लैंक्टन, कि जो माइक्रोस्कोपिंग मतलब जो एकदम सूक्ष्म एकदम छोटे छोटे जो फाइटोप्लैंक्टन है उनको लीजिए, आप उन पे विचार कीजिए। दोज ग्रासेस ऑफ द सी, ये क्या है? ग्रास है, घास है, समुद्री घास है एक तरीके से जो फाइटोप्लैंक्टन है। तो ये जो समुद्री घास है वो दैट नरिश, वो नरिश करती है, जो पोषण करती है, सस्टेन वो बनाए रखती है, मतलब वो उनको भोजन प्रदान करती है, उनका पालन पोषण करती है, उनको सस्टेन रखती है। किनको सस्टेन रखती है? द एंटायर साउथर्न ओशन फूड चेन, की संपूर्ण जो दक्षिणी समुद्री जो फूड चेन है उसको वो बनाए रखती है, उसको वो सस्टेन रखती है, उसको वो नरिश करती है, जो फाइटोप्लैंक्टन है। दी सिंगल सेल प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमिलेट carbon and synthesis organic compounds in that wondrous and most important of process called photosynthesis। कि these single cell plants, की ये जो एक कोशिकीय जो पौधे हैं वो यूज करते हैं, उपभोग करते हैं द सन्स एनर्जी, सूर्य की जो एनर्जी होती है, सूर्य की ऊर्जा का जो उपयोग करते हैं टू एसिमिलेट कार्बन को एसिमिलेट मतलब कार्बन को पचाने में। तो ये जो एक कोशिकीय जो प्लांट्स होते हैं, ये जो एक कोशिकीय जो पौधे हैं फाइटोप्लैंक्टन, वो कार्बन को पचाने में सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और जो फोटोसिंथेसिस नाम की जो प्रक्रिया है, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण कही जाने वाली जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की जो एकदम से जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रक्रिया है, मतलब जो एकदम महत्वपूर्ण और जो वंडरियस मतलब एकदम अद्भुत करने वाली जो प्रक्रिया है, इसके द्वारा ये ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, मतलब जो जैविक जो यौगिक हैं उनको सिंथेसिस करते हैं, उनका संश्लेषण करते हैं। तो ये जो एक कोशिकीय जो पौधे हैं वो कार्बन को पचाने में सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं और प्रकाश संश्लेषण कही जाने वाली इस अद्भुत और बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इस प्रक्रिया के द्वारा वो जैविक यौगिक जो होते हैं उनको सिंथेसाइज करते हैं, उनका संश्लेषण करते हैं। Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon circle। तो देखो, जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, वो चेतावनी दे रहे हैं, वो चेतावनी देते हैं दैट की ए फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर, की ओजोन लेयर के अंदर थोड़ा सा अगर डिप्लेशन मतलब अगर ये जो ओजोन परत है इसमें अगर थोड़ी सी और क्षति होती है, थोड़ी और डिप्लेशन होती है, क्षति होती है, नुकसान पहुंचता है, तो विल इफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन की जो एक्टिविटी है, इनकी जो गतिविधियां हैं वो इससे इफेक्ट होगी, इससे प्रभावित होगी, उन पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। विच इन टर्न विल इफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मेरीन एनिमल एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन। तो जो कि इंटर्न जो कि बदले में क्या करेंगे, अगर फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज प्रभावित होगी, इन पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो वो बदले में
उस क्षेत्र के, उस मतलब जलीय क्षेत्र की बात चल रही है, तो उस क्षेत्र के अंदर जितने भी मेरीन एनिमल है, मतलब जो पानी में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु है, एनिमल्स एंड बर्ड्स मतलब जो पशु पक्षी है, जो जीव जंतु है, उनके जीवन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो बदले में क्या हो जाएगा, उस क्षेत्र के अंदर जो महासागरीय जीव जंतु है उनके लाइफ के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर जो प्रभाव है वो पड़ेगा। तो अगर फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो उससे जो जीवन जो पोषण मिलता है उन पे भी बुरा प्रभाव है वो पड़ेगा। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और जो ग्लोबल मतलब जो वैश्विक जो कार्बन साइकिल है, मतलब वैश्विक जो कार्बन चक्र है उस पे भी प्रभाव पड़ेगा, वो भी इफेक्टेड होगा। इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन देयर इज ए ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, कि इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, कि फाइटोप्लैंक्टन की उस पैराबल के अकॉर्डिंग, पैराबल मतलब एक तरीके से शॉर्ट स्टोरी होती है, दृष्टांत होता है, कोई उदाहरण होता है, तो उस फाइटोप्लैंक्टन के दृष्टांत में उसके अकॉर्डिंग देयर इज ए ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, कि एग्जिस्टेंस के लिए मतलब कहीं पे अपना जो अस्तित्व जो हम स्थापित करते हैं तो उसके लिए ग्रेट मेटाफर है, ये एक अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा विशाल रूपक है। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, कि टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, कि जो छोटी चीजें हैं उनके टेक केयर कीजिए, उनके ध्यान दीजिए, उनकी देखभाल कीजिए। एंड द बिग थिंग्स, और जो बड़ी चीजें हैं, विल फॉल इनटू प्लेस, वो अपने स्थान पे चली जाएगी। मतलब अगर हम छोटी चीजों की देखभाल करेंगे, ध्यान देंगे, तो जो बिग थिंग्स है विल फॉल इनटू प्लेस, तो बड़ी चीजें हैं वो अपने स्थान पे चली जाएगी। अब देखो, वॉक ऑन द ओशन, ओशियन पे, महासागर पे चलना, कि माई अंटार्कटिका एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज बट द बेस्ट occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 डिग्री साउथ, कि मेरा जो अंटार्कटिका का जो एक्सपीरियंस था, अनुभव था, वाज फुल ऑफ सच एपिफेनीज, कि वो प्रत्यक्ष जो दर्शन होते हैं, इस प्रकार के एपिफेनीज होते हैं प्रत्यक्ष दर्शन, कि अंटार्कटिका का मेरा अनुभव है वो इस प्रकार से प्रत्यक्ष दर्शनों से भरा हुआ था। लेकिन सबसे जो बेस्ट था, सबसे जो शानदार था प्रत्यक्ष दर्शन, वो प्रकट हुआ कहाँ पे, जो 65.55 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिका सर्किल के ऊपर, अंटार्कटिका घेरे के ऊपर, ये जो सबसे बेस्ट जो मेरा अनुभव था, जो एक्सपीरियंस था, वो प्रकट हुआ। द सोकल्स्की हैड मैनेज्ड टू वेज हरसेल्फ इनटू ए थिक व्हाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिसुला एंड टेडपोल आइलैंड विच वाज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, कि जो सोकल्स्की था, हैड मैनेज, उसने अपने आप को मैनेज कर लिया था, टू वेज यानी घुसना, हरसेल्फ इनटू ए थिक व्हाइट स्ट्रेच ऑफ आइस, कि बर्फ का एक बहुत थिक यानी एकदम घने उस व्हाइट स्ट्रेच में, उस सफेद घेरे के अंदर वो उसने अपने आप को घुसा लिया था। जो सोकल्स्की था वो किसमें घुस गया था, एक बर्फ की मोटी परत के अंदर घुस गया था, जो कि कहाँ थी, पेनिसुला, पेनिसुला होता है एक प्रायद्वीप, एक प्रायद्वीप, और जो टेडपोल आइलैंड है, टेडपोल जो द्वीप है, उनके बीच में एक मोटी घनी सफेद बर्फ के अंदर, बर्फ के बीच में जो सोकल्स्की है वो घुस गया था किसी भी प्रकार से, विच वॉज प्रिवेंटिंग अस, जो कि हमें रोक रहा था, फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, जो कि हमें और आगे जाने से रोक रहा था। मतलब जो बर्फ की जो शीट बनी हुई थी, जो व्हाइट स्ट्रेच ऑफ आइस जो बताई है, जो कि हमें आगे जाने से रोक रही थी, उसके अंदर किसी भी तरीके से सोकल्स्की वो घुस गया। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, but before we did we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean, कि द कैप्टन डिसाइडेड, कैप्टन ने डिसाइड किया, उस कैप्टन ने क्या डिसाइड किया, उसने निर्णय लिया, निश्चय किया कि वी वर गोइंग टू, कि हम जाएंगे कहाँ पे, टर्न अराउंड, कि हम वापस मुड़ जाएंगे, एंड हेड बैक नॉर्थ, और हम नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ जाएंगे, बट बिफोर वी डिड, लेकिन हम वो काम करते हैं, मतलब उत्तर की ओर हम बढ़ते, इससे पहले क्या हुआ, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड, हम सबको इंस्ट्रक्शन दिया गया, हम सबको निर्देश दिया गया, टू क्लाइम डाउन द गैंगप्लैंक, तो गैंगप्लैंक के ऊपर, गैंगप्लैंक क्या होता है, जहाज से नीचे उतरने का एक कोई पुल होता है, तो उस जो गैंगप्लैंक था उसके ऊपर चढ़ने का हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया, मतलब हम उत्तर की तरफ बढ़ते उससे पहले ही हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया कि गैंगप्लैंक के ऊपर चढ़ जाओ, उस जहाज से नीचे उतरने वाला जो पुल होता है उसके ऊपर चढ़ने का हमें निर्देश है वो दिया गया, एंड वॉक ऑन द ओशन, और समुद्र पे चलने का हमें निर्देश दिया गया। So there we were all 52 of us, देखो कितनी संख्या थी उनकी, 52, kitted out in Gore-Tex and glare, working on a stark whiteness that seemed to spread out forever। तो देखो, सो इसलिए देर वी वर, हम वहां पे थे, हम वहां पे कितने, all 52 of us, कि हम सभी जो 52 सदस्य हैं वो वहां पे थे, kitted out in Gore-Tex,
कि गोरटेक्स और जो ग्लेयर जो मतलब चमक होती है, तो गोरटेक्स और उस ग्लेयर से मतलब एक तरीके से गोरटेक्स क्या होता है, वहां पे एकदम बर्फ फैली हुई थी, तो वहां पे बहुत ज्यादा तो व्हाइटनेस थी। तो वो जो व्हाइटनेस होती है, बर्फ जब ज्यादा होती है तो वो चमकती है, आंखों पे रोशनी डालती है और ठंड बहुत लगती है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए जो सामान था, उस सामान को पहन करके, तो जो किटेड आउट होता है, मतलब जो सारा सामान जो आवश्यक कपड़े आदि थे, भोजन वगैरह जितना भी सामान था, मतलब उनको जरूर जिन चीजों की थी, तो उस गोरटेक्स और उस ग्लेयर से चमक से बचने के लिए सारा सामान लेकर के, चश्मे आदि पहनकर, कपड़े आदि पहन करके, वॉकिंग ऑन ए स्टार्क व्हाइटनेस, कि हम उस स्टार्क व्हाइटनेस पे, उस सफेद बर्फ के ऊपर हम चल रहे थे वहां पे। दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉरएवर, जो कि वहां पे फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए फैली हुई सी प्रतीत हो रही थी, मतलब एकदम अनंत रूप से वहां पे दिखाई दे रही थी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। अंडरनीथ आवर फीट वॉज ए मीटर थिक आइस पैक, कि हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर चौड़ी आइस पैक थी, 1 मीटर चौड़ी बर्फ की परत थी। एंड अंडरनीथ दैट, और उसके भी नीचे क्या थी, 180 मीटर नीचे ऑफ लिविंग ब्रीथिंग साल्ट वाटर, कि अंडरनीथ दैट, उसके भी नीचे, उस 1 मीटर चौड़ी आइस के नीचे 180 मीटर ऑफ लिविंग, कि उसके 180 मीटर जो सजीव सांस लेते हुए क्या था, सोल्ट वाटर था, नमक का पानी था। मतलब वहां पे नीचे 180 मीटर नीचे क्या था, एक सांस लेता हुआ सजीव पानी था, नमकीन पानी था समुद्र का। मतलब 1 मीटर नीचे बर्फ नहीं थी, इसके कहने का मतलब ये है, नीचे पानी था, 1 मीटर ऊपर एकदम मोटी बर्फ की परत थी। In the periphery, crab eater seals were stretching and sunning themselves on ice floes much like stray dogs will do under the shadow of a banyan tree. कि इन द पेरिफेरी, कि उस पेरिफेरी के अंदर, मतलब उस क्षेत्र के अंदर, उस घेरे की परिधि के अंदर, जो क्रेब मतलब जो केकड़े को खाने वाली जो सील थी, सील है वो एक तरीके से समुद्री जीव होता है, सील मछली होती है, तो उन केकड़ों को खाने वाली जो सील थी वो स्ट्रेचिंग मतलब वो फैली हुई थी, एंड सनिंग मतलब धूप सेक रही थी, देमसेल्व्स ऑन आइस फ्लोज, कि उस बर्फ की परत के ऊपर, बर्फ के ऊपर मतलब जो 1 मीटर चौड़ी तो बर्फ थी, उसके नीचे पानी था, तो जहां पे बर्फ और पानी जहां पे मतलब कनेक्ट हो रहा था, तो उस वहां पे उस बर्फ की जो तैरती हुई चादर सी जो फैली हुई थी, जो बर्फ थी, बर्फ की परत थी, वहां पे धूप लेते हुए और फैली हुई क्रेब को खाने वाली सील थी। क्रेब को खाने वाली जो सील एक समुद्री जीव है वो था। मच लाइक, वो किसके समान था, मच लाइक मतलब जो एक स्ट्रे डॉग मतलब जो आवारा कुत्ते होते हैं, वो बैनियन ट्री की छाया के नीचे जैसे आराम कर रहे होते हैं, वैसे वो क्रेब को खाने वाली जो सील थी वो फैली हुई थी और धूप सेक रही थी वहां बर्फ की परत के ऊपर लेटे हुए। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रिवलेशन, कि इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रिवलेशन मतलब ये एक रिवलेशन से कम नहीं था, मतलब एक रहस्य का जो उद्घाटन होता है, रहस्य जो प्रकट होता है, उस रहस्य प्रकट होने से कम नहीं था। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, कि प्रत्येक चीज जो थी वो वास्तव में कनेक्ट थी, एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मेनी इकोस्फीयर लेटर, कि 9 टाइम जोन, 6 जो चेक पॉइंट थे और 3 जो वाटर बॉडी थी और कई जो इकोस्फीयर थे, उनके बाद में मतलब उसने स्टार्टिंग में बोला था इन सब चीजों को मुझे पार करना है, तो इनके बाद में आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन अवर प्लेनेट, तो वहां पे मतलब वो उपस्थित थी, तो वो क्या कर रही थी कि आई वॉज स्टिल वंडरिंग, मैं अभी भी वंडरिंग मतलब आश्चर्यचकित थी, हमारे प्लेनेट की जो सुंदरता का जो संतुलन है उसको देख करके, उसके बारे में मैं अभी भी आश्चर्यचकित थी। हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी, कि हाउ वुड इट बी, कि क्या हो जाएगा, क्या होगा यदि अंटार्कटिका है वो पहले की तरह, मतलब वर टू बिकम द वार्म प्लेस, कि एक गर्म प्लेस अगर बन जाएगा, अगर अंटार्कटिका पहले जैसा गर्म स्थान अगर हो जाएगा, दैट इट वंस यूज्ड टू बी, जैसे कि पहले हुआ करता था, मतलब पहले के समान अगर अंटार्कटिका गर्म स्थान हो जाएगा, तो व्हाट वुड इट बी, क्या होगा। विल बी अराउंड टू सी इट, or would we have gone the way of dinosaurs, mammoth and woolly rhinos, तो will we be around to see it, कि क्या हम इसको देखने के लिए अराउंड मतलब इसके चारों ओर रहेंगे, मतलब क्या हम ये देखने के लिए रहेंगे वहां पे, अगर अंटार्कटिका पहले के समान अगर गर्म स्थान हो गया तो क्या हम ये देखने के लिए इसके चारों तरफ रहेंगे, या फिर हम भी उन डायनासोर के जो मैमथ यानी जो विशालकाय जो जीव होते हैं उनके समान, या फिर जो वूली जो राइनो है मतलब रोएदार जो गेंडे हैं उनके समान हम उनके रास्ते पे जा चुके होंगे। मतलब जैसे ही पृथ्वी थोड़ी ठंडी हुई तो डायनासोर मैमथ ये सारे है वो गायब हो गए, सब दफन हो गए थे,
तो बोले कि क्या हम ये देखने के लिए चारों ओर रहेंगे या फिर हम भी डायनासोर, मेमथ और जो रोएदार जो गेंडे हैं उनके रास्ते पे हम चले जाएंगे। हुज टू से, कौन बता सकता है, कौन कह सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks विद ए बंच ऑफ टीनएजर्स who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes। तो देखो, but after spending 2 weeks with a bunch of teenagers, कि टीनएजर जो किशोरावस्था के जो लोग थे उनके बंच यानी समूह है, तो उन किशोर वय समूह के साथ में 2 सप्ताह बिताने के बाद में वो किशोर वय जिनके पास में क्या था, हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, कि उस किशोर वय का जो समूह था जिनके पास इस संसार को बचाने का एक आदर्श था, जिनके पास अब संसार को बचाने का आदर्श था, उनके साथ 2 सप्ताह बिताने के बाद में ऑल आई कैन से, मैं इतना कह सकती थी, मैं ये कह सकती थी कि ए लॉट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर, कि 1 मिलियन वर्ष में बहुत कुछ है वो घटित हो सकता है, 10 लाख वर्ष में बहुत कुछ घट सकता है। बट वॉट ए डिफरेंस ए डे मेक्स, लेकिन एक दिन है वो कितना अंतर डाल सकता है, मतलब एक एक दिन करके ही तो साल बनता है, तो एक दिन है वो भी कितना अंतर है वो ला सकता है, यहाँ पे ये बताया गया है। तो इसने 2 सप्ताह का टाइम है वो वहां पे बिताया था। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया है, चैप्टर आपको समझ में आया है। आपको क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन में आपको जवाब देना है कि कौन सा एक प्रोग्राम है जिसकी बात आई है, जो प्रोग्राम सोकल्स्की पे था, उस प्रोग्राम का नाम लेना है, आपको नाम बताना है और ये बताना है कि कौन ऐसा व्यक्ति था, कनाडियन व्यक्ति, कनाडा के एक व्यक्ति का नाम है जो कि उन लोगों को वहां पे लाते ले जाते हुए थक गया था, तो उस कनाडियन व्यक्ति का नाम बताना है, कनाडियन पर्सन का नाम बताना है। और सेकंड आपको बताना है कि सोकल्स्की के ऊपर कौन सा प्रोग्राम है वो वहां पे था, किस प्रोग्राम का नाम है वो आया है। अगर वीडियो पसंद आई है, पढ़ाई वो पसंद आया, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड के पास आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।